दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और कातिल हवा। ये बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। एक ऐसा इंसान जिसके सामने रास्ता रोके खड़ी मौत भी सलाम बजाकर एक और हट जाए। रास्ते की हर मुश्किल जिसके कदमों तले तड़प कर दम तोड़ दे। हर मंजिल जिसके कदम चूमने को तरसती हो। रहस्य का हर पर्दा जिसके समक्ष खुद ब खुद उठता चला जाए। जिसमें ऐसा हौसला और दृढ़ आत्मविश्वास हो कि अगर चाहे तो सूरज को भी रात में चमकने पर मजबूर कर दे। फर्ज के कांटे भी जिसके रास्ते में मखमली फूल बनकर बिखर जाए। गुनहगार जिसके नाम से खौफ खाते हो। कानून से जिसका पवित्र रिश्ता हो और उसकी रक्षा करना वह अपना धर्म समझता हो। जिसके समक्ष हर जुर्म को झुकना पड़ता हो, उस इंसान का नाम है इंस्पेक्टर मनोज। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसकी कॉमिक्स से। मेरे ख्याल से इसकी पहली कॉमिक्स है इंस्पेक्टर मनोज और कातिल हवा। रात के 2 बजे थे। सारा शहर नींद के आगोश में था। मूसलाधार बारिश और तेज तूफानी हवा ने शहर के समस्त वातावरण पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था। जिस पर पावर स्टेशन में हुई खराबी के कारण गहन अंधकार भी छाया हुआ था। इंस्पेक्टर मनोज दिन भर की भागदौड़ से थक हार कर उस समय गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसके बेडरूम की खिड़की का एक शीशा टूटकर फर्श पर बिखर गया। क्षण तुरंत ही इंस्पेक्टर मनोज की नींद टूट गई। कौन है? कोई उत्तर न पाकर वह रिवॉल्वर और टॉर्च लेकर उठ खड़ा हुआ। जो कोई भी सामने आए वरना गोली मार दूंगा। तभी भड़ाक! ओ, खिड़की कैसे खुल गई? इंस्पेक्टर मनोज खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ा के एक जबरदस्त अट्ठास कमरे में गूंज उठा। हा हा हा। इंस्पेक्टर मनोज ने टॉर्च का प्रकाश कमरे में चारों तरफ फेंका, मगर कमरे में सिवाय उसके और कोई न था। मैं कहता हूँ सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। हा हा हा। हा हा हा। मूर्ख इंस्पेक्टर, किस पर गोली चलाओगे? क्या तुम्हें कोई दूसरा भी यहाँ दिखता है? फिर भी तुम्हें गोली चलाने का शौक है तो चलाओ गोली। फिर तुम कौन हो? ये आवाज जो मैं सुन रहा हूँ इसका रहस्य क्या है? आवाज किसी महिला की थी। यह मेरी आवाज है और मैं यहाँ मौजूद भी हूँ, पर तुम मुझे देख नहीं सकते। हाँ, मैं तुम्हें जरूर देख सकती हूँ। अजीब बात है, क्या मैं यह समझूं कि मैं हवा से बातें कर रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा ऐसा समझने में भी कोई दोष नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि वास्तव में हवा की ही तरह मेरा भी न कोई रूप है और न ही आकार। इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकते, बस मेरी उपस्थिति का एहसास ही कर सकते हो। वह कैसे? तभी कमरे में हवा का एक तीव्र झोंका आया। ऐसे या पहचाना मुझे? मैं हवा हूँ, सिर्फ हवा। मादाम हवा, अब जो कुछ भी है फिलहाल तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने आज तक हवा को इंसानी जुबान में बातें करते न सुना। मेरे लिए तो यह संसार का 8वां अजूबा है। फिर भी इतना अवश्य जानना चाहूंगा कि आपने मुझ गरीब को ही इतनी रात गए अपनी तफरीह हेतु बातचीत करने को क्यों चुना? बहुत से कारण इंस्पेक्टर। फिलहाल तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चमनगढ़ की पहाड़ियों पर कल रात ठीक 8 बजे एक हत्या होगी। हत्या? हाँ इंस्पेक्टर, हत्या। अगर किसी का खून होता देखने में दिलचस्पी रखते हो तो कल रात 8 बजे चमनगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंच जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। सहसा इंस्पेक्टर मनोज चौंका। उसे लगा कि खिड़की के पास कोई है। वह तेजी से खिड़की की तरफ झपटा। फटफट फट। उसने तुरंत टॉर्च का प्रकाश फेंका। बाप रे, इतना विशाल पक्षी! लेकिन पलक झपकते ही वह पक्षी अंधेरे आकाश में लुप्त हो गया। फिर इंस्पेक्टर मनोज खिड़की बंद कर पलंग पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। कौन थी वह पक्षी? क्या उसी से संबंधित था? क्या प्रयोजन हो सकता उसका? वो सब कुछ सपना सा लगता है। अगले दिन भी इंस्पेक्टर मनोज अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा रात की घटना के बारे में ही सोचता रहा। न जाने क्या सोचकर उसने उस घटना की रिपोर्ट न तो पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई और न ही अपने किसी साथी से उस घटना का जिक्र किया। धीरे धीरे दिन बीत गया तो इंस्पेक्टर मनोज का असिस्टेंट हवलदार वीर बहादुर सिंह केबिन में दाखिल हुआ। क्या बात है सर, आज आप घर नहीं जाइएगा? नहीं, अभी नहीं। खैर, और आज तुम भी नहीं जाओगे? क्या कोई खास बात है सर? आज मुझे आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं वीर बहादुर। वैसे आज रात 7:30 बजे हम चमनगढ़ की पहाड़ियों पर चलेंगे। जी, तुम ड्राइव करोगे?
समनगढ़ की पहाड़ियों पर रात के वक्त, बाप रे, क्या आपको मालूम नहीं सर, वहां रात के वक्त शैतान आत्माएं घुमा करती हैं। अच्छा, तुम विश्वास करते हो इन बातों पर? विश्वास क्यों नहीं करूंगा सर? क्या आपको मालूम नहीं, मेरी दादी को 2 बार एक भयानक चुड़ैल चिपट चुकी है। मेरे दादा की मौत भी एक पिशाच के कारण ही हुई थी। आपने ड्रैकुला का नाम सुना है सर? ड्रैकुला नहीं सुना सर? नर पिशाच ड्रैकुला को सारा संसार जानता है। क्या मैं आपको उसके बारे में बताऊं? इंस्पेक्टर मनोज का हवलदार वीर बहादुर की बातों में मजा आने लगा था। ठीक है, बताओ। सर, ड्रैकुला ऐसा खतरनाक पिशाच था जो आदमी का खून चूस कर उसे मार डालता था। मेरे दादाजी एक बार रात के वक्त जंगल से गुजर रहे थे, वही एक खतरनाक हादसा पेश आया। सुबह वह घर तो लौट आए मगर बहुत कमजोर दिख रहे थे, ऐसे जैसे उनके जिस्म में रक्त की बूंद भी न बची हो। दुर्भाग्य से दोपहर को वह स्वर्ग सिधार गए। सब रोने पीटने लगे, मगर मैंने उनकी मौत का कारण पता लगाने की कसम खाई थी। जब मैंने दादाजी की गर्दन देखी तो मामला मेरी समझ में आया कि उनकी मौत पिशाच ड्रैकुला द्वारा उनका रक्त पी लेने से हुई थी। तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? उसकी गर्दन के नीचे 2 छोटे छोटे छिद्र देखकर पिशाच ड्रैकुला ने वहीं से मेरे दादा का रक्त पिया था। अगर मैं यह रहस्य उद्घाटन न करता तो मेरे दादाजी की मौत आज तक रहस्य ही बनी रहती। निस्संदेह एक छोटा सा सबूत तुम्हें मिल जाए तो तुम हर रहस्य को उजागर करने की क्षमता रखते हो। इंस्पेक्टर मनोज ने तो यह बात हवलदार वीर बहादुर की खिल्ली उड़ाने के उद्देश्य से कही थी, मगर अपनी समझ से वीर बहादुर ने इसे अपनी तारीफ ही समझा। आपका असिस्टेंट जो हूँ सर, अतः मुझ में यह गुण होना तो लाजमी ही है। अगर कहे तो वह किस्सा भी आपको बताऊं, जब मेरी दादी जी पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया पड़ा था। बस बस, आज के लिए इतना ही काफी है। आओ अब चले, हमें चमनगढ़ की पहाड़ियों पर चलना है। फिर चमनगढ़ की पहाड़ियों पर? घबराओ नहीं, अगर वहां कोई ड्रैकुला नहीं है, अगर होगा भी तो वीर बहादुर नाम वाले तुम जैसे बहादुर से घबरा कर भाग खड़ा होगा। इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार वीर बहादुर 7 बजे ही चमनगढ़ की पहाड़ियों पर जा पहुंचे और जीप को झाड़ियों में छिपाने के पश्चात वे ऐसी जगह जा बैठे जहां से रास्ता साफ दिखाई देता था। मगर उन्होंने रास्ते के पहले मोड़ पर बैठे 2 विशाल पक्षी नहीं देखे थे। ठीक 8 बजे उन्हें एक मोटरसाइकिल सवार उस पहाड़ी मार्ग पर आता दिखाई दिया, लेकिन जैसे वह उन पक्षियों के नीचे से गुजरने लगा, दोनों पक्षियों के मुंह से विचित्र सा स्वर निकला, उकबू उकबू उकबू। उस विचित्र स्वर को सुनकर जैसे इंस्पेक्टर मनोज व वीर बहादुर ने निगाहें ऊपर उठाई, उन विशाल पक्षियों को देखकर चौंक उठे। और तभी अचानक तूफानी हवा का बवंडर उठा, जिसने मोटरसाइकिलों को घुमाते घुमाते जमीन से हवा में उठा दिया। सोए सोए, और शीघ्र ही जबरदस्त विस्फोट के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। बाप रे, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए सर। वो कितनी निर्मम हत्या है यह। तो यह थी वह हवा, कातिल हवा। अगले पल इंस्पेक्टर मनोज उस ओर दौड़ पड़ा। वहां मत जाइए सर, यह शैतानी करते हैं। देखे, वह शैतानी पक्षी भी उड़ रहे हैं। वह खतरा है सर, रुक जाइए। ओफ, नहीं मानी, अब तो मुझे उनके पीछे जाना ही होगा। चल बेटा वीर बहादुर, बना अपनी दुर्गति। और कुछ पलों बाद जब इंस्पेक्टर मनोज लाश का मुआयना कर रहा था, तब हवलदार वीर बहादुर मुंह दूसरी तरफ घुमाए हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। वो लगता किसी तेज धार वाले हथियार से इसकी हत्या हुई है। एक ही बार में दोनों हाथों और पेट तक का भाग शरीर से अलग कर दिया गया है। फिर उसने जीप में लगे वायरलेस से इस घटना की सूचना हेडक्वार्टर को दे दी और वे वापस शहर की ओर लौट पड़े। सर, मैंने कहता था कि रात के वक्त चमनगढ़ की पहाड़ियों पर शैतानी आत्माएं घुमा करती है। देखा, बेचारे अजनबी मोटरसाइकिल सवार की कितनी विचित्र तरीके से हत्या कर दी गई। एक धूल भरे अंधड़ ने उसे अपने आगोश में ले लिया, फिर उसकी चीख सुनाई दी। जब धूल छुटी तो उसकी लाश शत विकसित सी सामने पड़ी थी। शैतानी पक्षी भी गायब थे। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या आपके विचार से वे पक्षी इस हत्या से संबंध रखते होंगे?
फिलहाल तो कुछ भी कहना संभव नहीं है वीर बहादुर। वैसे यह एक अत्यंत रहस्यपूर्ण कत्ल है और वह पक्षी भी विचित्र और रहस्यमय थे। और तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस कत्ल की सूचना मुझे कल रात ही मिल चुकी थी। फिर इंस्पेक्टर मनोज ने रात की घटना सविस्तार वीर बहादुर को बता दी। आपको इस प्रकार कत्ल की पूर्व सूचना देने का क्या प्रयोजन हो सकता है सर? कोई भी प्रयोजन हो सकता है, मगर वह हरगिज नहीं जो दिखाई दे रहा है। मैं समझा नहीं सर। वक्त आने पर सब कुछ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा वीर बहादुर। फिलहाल तो इतना समझ लो कि अपराधी बेहद चालाक है तथा किन्हीं प्रकार की वैज्ञानिक शक्तियों से लैस है और वह हमें इस कत्ल के जरिए अपनी वैज्ञानिक शक्ति का आभास कराना चाहता था। मगर मुझे तो यह कुकर्ता शैतानी लगता है। पक्षियों के रूप में तो शैतान आत्माएं भी तो वहां विद्यमान थी सर। हवलदार वीर बहादुर सिंह, तुम एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी हो, इसलिए अपने मस्तिष्क की संकीर्णता त्याग दो। सोचो क्या भूत प्रेत अथवा पिशाच इतने सुनियोजित ढंग से एक पुलिस अधिकारी को पूर्व सूचना देकर किसी का कत्ल कर सकते हैं? राइट सर, आपकी बात में वजन है। मैं इस प्रकार भी सोचकर देखूंगा। इसके अलावा और क्या सोचूं सर कि जिससे मैं अपने इस विचार को त्याग सकूं कि यह कुकर्ता शैतानी है। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को इस विचित्र हत्याकांड का संदिग्ध गवाह बनाया गया है। यह बात गहरा अर्थ रखती है, इसलिए कदाचित आने वाले दिनों में हमें बेहद व्यस्त रहना पड़े। अपराधी के इरादे खतरनाक मालूम होते हैं। तो अब बेहद व्यस्त रहना पड़ेगा। लेकिन अगले पल आप किसे फोन कर रहे हैं सर? ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, ताकि मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल सके कि उसका स्वामी कौन था। और इंस्पेक्टर मनोज ने फोन पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मोटरसाइकिल का नंबर देकर उसके मालिक के बारे में बताने को कह दिया। और कुछ देर बाद ही ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कॉल आई। इंस्पेक्टर मनोज, जो नंबर आपने बताया था उस नंबर की मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन शहर के पश्चिम जोरी सेठ मूलीवाला के नाम से। सेठ मूलीवाला, ऑल राइट ऑफिसर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सर, सेठ मूलीवाला को तो हम जानते हैं, अतः पहाड़ी पर मरने वाला मूलीवाला हरगिज नहीं हो सकता। कदाचित सेठ मूलीवाला ने अपनी मोटरसाइकिल को किसी और को दी होगी। और उसी के पास चलते हैं, वह अवश्य ही मरने वाले के विषय में कुछ बता सकेगा। थोड़ी देर बाद, क्या आलीशान कोठी है सर, अब चुप रहो। इंस्पेक्टर मनोज ने सेठ को मोटरसाइकिल सवार के कत्ल की सूचना दी, मगर उन रहस्यमय परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया जो उसके कत्ल के दौरान उत्पन्न हुई थी। क्या कहा इंस्पेक्टर? उस युवक का कत्ल हो गया जो मेरी मोटरसाइकिल चला रहा था। जी सेठ जी, क्या आप मरने वाले के बारे में कुछ बताएंगे? उसका नाम क्या था? उससे आपका क्या संबंध था? उसका नाम विजय था। वह मेरा बेहद विश्वास पात्र मुलाजिम था। मेरे दायित्व पर वह करोड़ों का व्यापार किया करता था। उसका कत्ल हो गया और मैं बर्बाद हो गया। इंस्पेक्टर मनोज ने महसूस किया कि सेठ मूलीवाला कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है, मगर किसी कारणवश झिझक रहा है। अतः सच्चाई उगलवाने के उद्देश्य से बोला, सेठ जी, अपराध जगत कहता है कि कोई भी हत्या निरुद्देश्य नहीं होती, इसलिए जहां तक संभव हो समस्त तथ्य पुलिस को बताइए ताकि अपराधी को ढूंढ निकाला जा सके। मैं सब कुछ बताऊंगा इंस्पेक्टर, लेकिन पहले आप यह बताइए कि विजय की मोटरसाइकिल के पास कोई ब्रीफकेस आपने देखा था? जी नहीं। वैसे क्या था उस ब्रीफकेस में? 5 करोड़ के हीरे। 5 करोड़ के हीरे? 5 करोड़ के हीरे तो किसी के भी कत्ल का बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं, मगर ताज्जुब इस बात का कि इतनी कीमती वस्तु लिए विजय अकेला उस सुनसान और खतरनाक रास्ते पर क्यों जा रहा था, और इस काम के लिए मोटरसाइकिल जैसे घटिया वाहन का इस्तेमाल क्यों किया गया, जबकि उसके पास तो बहुत सी कारें भी हैं। आपका प्रश्न जायज है इंस्पेक्टर, मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक आश्वासन आपको भी देना होगा। वह क्या? विजय के कत्ल के कारण मजबूर होकर पुलिस तहकीकात में सहायता हेतु मैं आपको अपने बिजनेस के अत्यंत गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आप उन्हीं बातों को चुनेंगे
जो आपकी तफ्तीश के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अन्य की ओर आप ध्यान न देंगे। अच्छी बात है सेठ जी, आप निश्चिंत होकर बताइए। दरअसल विजय समुद्र तट से स्मगलरों से सौदा कर 5 करोड़ के हीरे मेरे लिए ला रहा था। चूंकि आजकल शहर की पुलिस बेहद मुस्तैद है, चूंकि नगर के भीतर से हीरे लाने पर पकड़े जाने के तमाम खतरे बने रहते हैं, इसलिए मैंने विजय को चमनगढ़ की पहाड़ियों जैसे सुनसान रास्ते का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी रास्ते पर मोटरसाइकिल से बढ़िया और कोई वाहन नहीं है, चूंकि व्यक्ति तंग संकरे रास्ते से भी आसानी से गुजर सकती है। समझा, लेकिन विजय के हीरे लाने की सूचना कातिल तक कैसे पहुंची? संभवतः इसी सूचना के आधार पर उसका कत्ल हुआ और हीरो वाला ब्रीफकेस उड़ा लिया गया। यह बात तो मेरी भी समझ से बाहर है। ठीक है सेठ जी, हम चलते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको फिर कष्ट देंगे। मैं पुलिस की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा इंस्पेक्टर। सर, दौलत के कारण हत्या बहुत पुराना फार्मूला है, लेकिन कातिल की इस बात के लिए दाद देनी होगी कि एक तरफ से वह आपको पूर्व सूचना देता है, दूसरी ओर हत्या और डकैती आपकी उपस्थिति में करता है। वरना किसी की क्या मजाल जो आप जैसे काबिल पुलिस इंस्पेक्टर की उपस्थिति में कोई साधारण सा भी अपराध करे। अपराधी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का मुझे कायल भी बनाया और दूसरी ओर हत्या कर 5 करोड़ के हीरे भी हासिल किए। सर, जहां तक हत्या का प्रश्न है वह बात तो समझ में आती है, मगर आपको पूर्व सूचना देने की उसकी तुक समझ में नहीं आ रही। अपराधी बेहद चालाक है और उससे कुछ खास सुनियोजित तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, मगर वह उद्देश्य क्या हो सकते हैं इस बारे में फिलहाल क्या कहा जा सकता है यह तो वक्त ही बताएगा। मगर अब तो आराम करना जरूरी है, काफी भागदौड़ हो चुकी। अगले दिन शहर में एक और विचित्र घटना घटी। नेशनल हैप्पी स्कूल के 50 बच्चे और 2 अध्यापिकाएं पिकनिक मनाने ताजमहल जा रहे थे, लेकिन बस मथुरा हाईवे पर पहुंची ही थी कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। सर, वो क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी? मैडम, वह देखिए, रास्ते पर एक तूफानी बवंडर उठ रहा था। वो इतने साफ मौसम में यह तूफानी बवंडर कैसा? वह तो इधर ही बड़ा आ रहा है। वह धूल भरा बवंडर तेजी से बस की ओर बढ़ा और उसने सिगरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस तेजी से वृत्ताकार दायरे में घूमने लगी। फिर अचानक बस ने जमीन छोड़ दी और बवंडर के साथ उड़ने लगी। बस हवा में इस तरह उड़ रही थी जैसे वह बस न होकर कोई वायुयान हो। वो ऐसी भयानक दुर्घटना कभी पहले नहीं देखी। स्कूल के अंदर नमूने मासूम बच्चे थे उस बस में, बेचारे सब मारे जाएंगे। फिर यह खबर तेजी से सारे शहर में फैल गई और बच्चों के अभिभावक रोते चिल्लाते पुलिस स्टेशन पर जा पहुंचे। हमारे बच्चों को हमें ढूंढ कर दीजिए जनाब। हाँ जनाब, जल्दी कीजिए, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ और किस हाल में होंगे। कृपया शांत हो जाइए, हमने वायुसेना को खबर भिजवा दी है, वह शीघ्र ही आपके बच्चों को खोज निकालेगी। इस अभूतपूर्व विचित्र घटना पर देश की वायुसेना तुरंत हरकत में आ गई और बस की खोज जोर शोर से शुरू हो गई। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं में फैल जाओ और बस का पता लगाओ। घंटों वायुसेना के विमान आकाश में बस को खोजते रहे, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। सर, देश की सारी वायु सीमा छान मारी पर बस का कहीं पता नहीं चला। परिश्रम बेकार गया सर। मेरे यान का ईंधन समाप्त होने को सर। अब क्या आदेश है? मजबूरी है, सब लैंड करो। यस सर। राजधानी में पुलिस हेडक्वार्टर में एक आपातकालीन मीटिंग हुई। सभी पुलिस अधिकारी उस बस के तूफान में फंसकर गायब हो जाने पर तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। तभी इंस्पेक्टर मनोज ने पिछली घटित घटनाओं का सविस्तार वर्णन कर अपने विचार उनके सामने रखे। मैं इस संदर्भ में बयान कर चुका हूं। मेरा ख्याल है कि बस किसी तूफान में फंसकर लापता नहीं हुई है, बल्कि उसका सुनियोजित ढंग से अपहरण किया गया है, उसी आदर्श अपराधी के द्वारा जिसे मैंने फिलहाल कातिल हवा का नाम दिया है। कातिल हवा। साथियों, राजनीतिक दबाव पुलिस पर बढ़ रहा है। जनता में भी इस अजीबोगरीब घटना से तरह तरह की अफवाहें फैल रही है।
वह पुलिस से बहुत सी आशाएं रखे हुए हैं, लेकिन आशाएं पूरी न होते देख उनमें रोष फैल रहा है। ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इंस्पेक्टर मनोज, तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो। मैं यह केस तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस रहस्यमय अपराधी को बेनकाब कर सकते हो तथा बच्चों और 2 टीचरों के साथ साथ बस ड्राइवर व कंडक्टर को भी रिहा करवा सकते हो। आपने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। मैं वादा करता हूँ कि अपराधी चाहे कितने ही रहस्य के आवरण क्यों न ओढ़ ले, मैं उसे बेनकाब करके ही चैन लूंगा। और सर, वैसे भी उसने मुझे चैलेंज किया है, मुझे उसका चैलेंज स्वीकार करना ही होगा। मुझे तुमसे यही आशा है इंस्पेक्टर मनोज। मैं आपकी आशा पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा सर। इसके साथ ही मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर मनोज स्थानीय पुलिस स्टेशन की ओर लौट रहा था। कल से शहर में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला आरंभ हो गया है। इतना तो निश्चित ही है कि अपराधी बेहद चालाक है और किन्हीं वैज्ञानिक शक्तियों का स्वामी है। उसके कुछ पूर्व नियोजित लक्ष्य भी हैं, लेकिन उसका मुझसे अदृश्य रूप में मिलना और कत्ल की पूर्व सूचना देना उसकी किसी विचारधारा के तहत था। उसका विजय के कत्ल का उद्देश्य तो समझ में आता है, मगर एक स्कूली बस के रहस्यमय तरीके से अपहरण का क्या उद्देश्य हो सकता है। मगर सबसे पहले तो मुझे यही निश्चित करना होगा कि बस का अपहरण वास्तव में उसी ने किया है या किसी और ने। इन घटनाओं का एक दूसरे से क्या संबंध है, दूसरे में किस प्रकार उस तक पहुंच सकता हूं। अपने विचारों में खोए इंस्पेक्टर मनोज ने जैसे ही अपने केबिन में कदम रखा, हा हा हा, आओ आओ इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रही थी। तुम? हाँ, मैं इंस्पेक्टर जिसे तुमने मादाम हवा का नाम दिया है। क्षमा करें मादाम, यह नाम पुराना हो चुका है। यदि तुम्हारा नया नाम कातिल हवा रखा जाए तो कैसा रहेगा? एक ठाका फिर गूंजा केबिन में। इंस्पेक्टर मनोज को लगा जैसे वह ठाका केबिन की दीवारों से भी गूंजा है, छत से भी और फर्श से भी, और शक्तिशाली माइक्रोफोनों ने सारा केबिन भरा पड़ा हो। हा 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 हा, कातिल हवा, बहुत खूब इंस्पेक्टर, यह नाम मुझे बहुत पसंद आया। इसे छोड़ो और वह कहो जो तुम कहना चाहती हो। क्या आज भी तुम किसी कत्ल की सूचना देने आई हो? नहीं, आज मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ कि मुझे गिरफ्तार करने का काम तुम्हें सौंपा गया है। वो तो तुम यह राज भी जान चुकी हो। दुनिया में कब क्या होता है इसकी सूचना मुझे हर पल मिलती रहती है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन मादाम, जब तुम्हारा न तो कोई रूप है न कोई आकार, जब तुम देखी ही नहीं जा सकती, तब मैं तुम्हें गिरफ्तार कैसे कर पाऊंगा? तो छोड़ो इस झमेले को। क्या रखा है 1000-1200 रुपए की पुलिस की नौकरी को? मेरी छत्र छाया में रहकर मेरे लिए काम करो, फिर देखो कि मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देती हूँ। धन्यवाद, फिलहाल तो मैं जाऊं वहीं अच्छा हूँ। फिर तुम तो ठहरी हवा, पता नहीं कब कहां उड़ा ले जाओ, उस स्कूल की बस की तरह। वो तो तुमने इस रहस्य को भी मालूम कर दिया है कि उसका संबंध मुझसे है। क्या यह सच नहीं? सच है, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। इस सूचना का भी धन्यवाद। वैसे मैंने तो बस कुछ अनुमान ही लगाया था, लेकिन अब निश्चित रूप से सोचता हूँ कि तुम्हारे सिवाय और कौन सुरमा ऐसा कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ मादाम कातिल हवा, विजय का कत्ल करके तो तुमने 5 करोड़ के हीरे प्राप्त किए, मगर उस स्कूल की बस का अपहरण करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हारी सरकार 50 बच्चों की जान की कीमत, कुछ भी कीमत दे सकती है। ओह, मगर चिंता मत करो, मैं कोई फिरौती की मांग नहीं करूंगी। हाँ, बच्चे जरूर कत्ल कर दिए जाएंगे। कातिल हवा की यह घोषणा सुनकर इंस्पेक्टर मनोज तड़प उठा। लगता तुम्हें कत्ल करने का बहुत शौक है। कितने गुनहगारों करते कर रही हो तुम, क्या तुम्हें इसका एहसास है? अदब से बात करो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो विजय का हुआ है। सुनो, तुम मेरे बारे में ज्यादा ही जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मेरी सलाह की मेरी बात में अपनी तफ्तीश मेरे बारे में अपनी तफ्तीश बंद कर दो। मुझे धमकी दे रही हो? धमकी भी और एक नेक सलाह भी। पहले से ही मालूम था कि मेरे मार्ग में अगर कोई व्यक्ति रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है तो वह इंस्पेक्टर मनोज कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम मैंने तुम्हें ही अपनी शक्तियों से परिचित करवाया, ताकि तुम मेरी शक्ति को देखकर इस केस को में हाथ न डालो। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मेरी चेतावनी हमेशा याद रखना इंस्पेक्टर।
वरना मौत को हमेशा अपने करीब ही पाओगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। जरूर खिड़की पर कोई है। इंस्पेक्टर मनोज खिड़की की ओर झपटा और ओ वही रहस्यमय विशाल पक्षी। यह पक्षी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कातिल हवा के साथ साथ इसकी उपस्थिति तथा घटना स्थल पर इन पक्षियों का पाया जाना बहुत कुछ इंगित करता है। तभी हवलदार वीर बहादुर सिंह ने केबिन में प्रवेश किया। आप आकाश में क्या देख रहे हैं सर? ओ तुम्हारे उस शैतान पक्षी को देख रहा था। अच्छा कहाँ है, मुझे भी दिखाइए। अब नहीं दिखेगा, बहुत ऊंचा उड़ गया है। तुम कहो क्या समाचार लाए हो? सर अगर इस शहर में कुछ और ऐसी विचित्र घटनाएं घटती रही तो यहाँ के निवासी पागल हो जाएंगे और सरकार को यहाँ दर्जनों पागल खाने बनाने पड़ेंगे। क्यों, अब क्या हुआ? यह पूछो सर कि क्या नहीं हुआ। पहेलियां मत बुझाओ, सीधी तरह से बताओ। सीधी तरह से क्या बताऊं सर? सब कुछ तो उल्टा सीधा और टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। सर चिड़ियाघर के प्रबंधक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रात चिड़ियाघर से 2 शेर चोरी हो गए। क्या शेर चोरी हो गए? रिपोर्ट कब दर्ज करवाई गई? उस दौरान सर जब आप हेडक्वार्टर में आपातकालीन मीटिंग में गए हुए थे। इस पर तुमने क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं की सर, आपके आने की प्रतीक्षा में था। तुम मूर्ख हो, तुम्हें तहकीकात के लिए फौरन चल देना चाहिए था। खैर अब तुम तुरंत चिड़ियाघर रवाना हो जाओ और मामले की विस्तृत तहकीकात करो। संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज कर लेना। इस समय मैं व्यस्त हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा और यह एक अच्छा मौका है कि तुम्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिल रहा है। जाओ और कुछ जोरदार लक्ष्य तथ्य जुटा कर लाओ ताकि तुम्हारी योग्यता के बारे में किसी को संदेह न रह सके। समझ गए ना? यस सर। और हवलदार वीर बहादुर चिड़ियाघर के लिए रवाना हो गया। उसने चिड़ियाघर पहुंचकर मुस्तैदी से तफ्तीश आरंभ कर दी। मैं पूछता हूँ आप इतने लापरवाह क्यों होंगे मैनेजर? आखिर आपने शेरों को ताले में बंद करके क्यों नहीं रखा? आप भी कमाल करते हैं जनाब। भला शेरों को भी ताले में बंद किया जा सकता है? क्यों नहीं? क्या तुम अपनी वस्तुएं ताला लगाकर नहीं रखते? जनाब वस्तुओं और शेरों में बहुत फर्क होता है। क्या खास फर्क होता है? शेयर तुमने अपने पैसों से थोड़े खरीदे थे, उन पर तो सरकार का पैसा खर्च हुआ था। क्या आप बता सकते हैं ये एक शेयर सरकार को कितने का पड़ता है? यही कोई 10-12 हजार का। तो आपने कम से कम सरकार का 20,000 रुपये का नुकसान करवा दिया। आपकी लापरवाही की सजा के लिए यह पैसे आपकी तनख्वाह में से कटने चाहिए। ओ नो, मगर अजी छोड़िए भी मैनेजर, अब आप आइए और अपना काम कीजिए। मुझे जो जख मारनी है मार कर चला जाऊंगा। जी बहुत अच्छा। और सचमुच मैनेजर जान बचाकर भागा। जब हवलदार वीर बहादुर ने अन्य कर्मचारियों पर जमकर रोब झाड़ा तो हवलदार जी आप तो ऐसे कह रहे जैसे शेरों की चोरी करना बहुत सहज काम है। सहज क्यों नहीं है? अगर 10-12 हजार का शेर कोई खुला देखेगा तो किसी का भी दिल बेईमान हो सकता है। कोई भी उसे उठाकर ले जा सकता है। तभी शेर बाढ़ से बाहर निकला है, भागो दौड़ो। अरे बाप रे, वह तो इधर ही आ रहा है। बाप रे, भागो नहीं तो यह फाड़ खाएगा। हवलदार जी शेर खुला उठाकर भाग लीजिए ना। हा हा हा। थोड़ी देर बाद जब शेर को काबू में कर बाड़े में बंद कर दिया गया, भलाई इसमें है कि अब चुपचाप यहाँ से खिसक दिया जाए वरना मेरी बहादुरी के चर्चे आरंभ हो जाएंगे। लौटते वक्त किस्मत से एक महत्वपूर्ण तथ्य हवलदार वीर बहादुर के हाथ अवसर लग गया। इत्तेफाक से रात में हुए शेरों के प्रण का चश्मदीद गवाह चिड़ियाघर की फुटपाथ पर सोने वाला एक भिखारी था। उसने सारी घटना हवलदार को कह सुनाई। तो यह बात है, तुमने दिल खुश किया बाबा, यह लो भीख में 1 रुपया। भगवान तुम्हें तरक्की दे बेटा। लगभग 1 घंटे पश्चात पुलिस स्टेशन में। सर इतनी जबरदस्त खबर लाया हूं कि आप सुनेंगे तो फट से मेरी प्रमोशन की सिफारिश हेडक्वार्टर से कर देंगे। अच्छा ऐसी बात है, कहो क्या खबर लाए हो? सर एक भिखारी ने शेरों का अपहरण होते अपनी आंखों से देखा था। 2 काली सी स्टेशन वैगनों में 4 व्यक्ति आए, पिछवाड़े से चिड़ियाघर में घुसकर शेरों का अपहरण किया और उन्हें वैगन में लेकर चमनगढ़ की पहाड़ियों की ओर चले गए।
समनगढ़ की पहाड़ियों की ओर। भिखारी ने चारों अपहरणकर्ताओं की बातचीत भी सुनी थी। वे कह रहे थे कि आज रात वे फिर आएंगे तथा 2 बाघों का अपहरण कर ले जाएंगे। वाकई तुम दिलचस्प सूचना लाए हो वीर बहादुर। आज रात हम भी चिड़ियाघर के आसपास ही रहेंगे। और उसी रात ठीक 2 बजे वह देखे सर काली स्टेशन वैगन्स, यानी भिखारी का कहना सस्ता। वे दीवार फांदकर भीतर जा रहे हैं सर। आओ हम भी उनके पीछे चले जल्दी। बाघों के बाड़े के सामने बाघों का यह जोड़ा कैसा जीतू, बेहद खूबसूरत जीवन, मादाम हवा इन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होगी। इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार वीर बहादुर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। सोचा भी न था कि इतनी जल्दी कातिल हवा तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन सदबागों के प्रण का प्रयोजन क्या हो सकता है? आहिस्ता। और वे बाघों को हरेंगे कैसे? बाघ उन्हें फाड़ने खाएंगे सर। चुपचाप देखते रहो, सब मालूम हो जाएगा। और जैसे वे बाघ गुर्राते हुए अपहरणकर्ताओं के निकट आए, उनमें से एक ने विचित्र से रिवॉल्वर निकालकर उन पर कोई गैस छोड़ी। उस गैस से दोनों बाघ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद उन्होंने अपना काम आरंभ किया और देखते ही देखते चलो भीतर चलकर बाघों को उठा लो। फिर उन्होंने एक एक करके दोनों बेहोश बाघों को वैगनों में डाल दिया। चलो जल्दी करो, बाघों के होश में आने से पहले ही हमें उन्हें पिंजरों में बंद करना है। वास्तव में उन्होंने चतुराई से बाघों को धराशायी किया है। सर्वे चमनगढ़ की पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं। क्या सिर्फ उनकी तारीफ ही करते रहेंगे? फिर इंस्पेक्टर मनोज ने क्या किया? वह अदृश्य शख्सियत और आवाज क्या थी जिसे इंस्पेक्टर मनोज ने कातिल हवा का नाम दिया था? विजय का कत्ल कैसे किया गया और विशाल पक्षियों का क्या रहस्य था? तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है इंस्पेक्टर मनोज और मौत के व्यापारी। अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में इंस्पेक्टर मनोज और मौत के व्यापारी में।